नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना आतंक फैलाए हुए है। भारत में भी उसका जबरदस्त आतंक है, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो इस लड़ाई को एक साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग खांचों में मिलकर लड़ने की बात कर रहा है। कुछ लोग इसको हिंदू खांचे में बांटना चाहते हैं, कुछ लोग उसको मुसलमान खांचे में बांटना चाहते हैं, और इस बीच में कभी मुरादाबाद की घटना हो जाती है, कभी इंदौर की घटना हो जाती है, कभी तबलीग का मामला आ जाता है और कभी सिंगलेश्वर का मसला आ जाता है, जहां अलग तरीके से उसकी धारणाएं देखी जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमला हेल्थ वर्कर्स के ऊपर मुरादाबाद में किया गया या फिर इंदौर में किया गया, उसकी जितनी ज्यादा भर्त्सना हो सकती है वो भर्त्सना होनी चाहिए, और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने मुरादाबाद में हेल्थ वर्कर पर हमला किया है उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का मसला है या मामला कहीं कुछ और भी है जो किसी दूसरे फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है? इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हिंदुस्तान के चंद बहुत बड़े, मशहूर और तेज लोग मौजूद हैं। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बेतर्रार ऑफिसर रहे विक्रम सिंह जी है, और हमारे साथ मुस्लिम मामलों के जानकार और कभी नरेंद्र मोदी जी के करीबी रहे जफर सरेसवाला भी हमारे साथ है। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों से एक गुजारिश कर लेते हैं। गुजारिश ये कि आज के जमाने में जबकि पत्रकारिता मुश्किल हो गई है, ईमानदार पत्रकारिता वाकई में मुश्किल काम हो गया है, सच को सामने लाना मुश्किल काम हो गया है, वैसे में सत्य हिंदी.com एक कोशिश कर रहा है ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने के लिए, और आप लोगों का लगातार प्रेम और सद्भाव मिलता जा रहा है। इसकी वजह से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा आपका जुड़ाव और मजबूत हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां जाकर एक बटन होगा, उस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे और उसके आधार पे हमारा आपका संबंध और मजबूत हो जाएगा, और पत्रकारिता के लिए हमें और मेहनत करने की और ताकत लगाने की हिम्मत मिलेगी। खैर, हम अपनी वार्ता पे लौटते हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह साहब से सवाल, जो मुरादाबाद में जो घटना हुई और उससे पहले जो इंदौर में घटना हुई, क्या इसको हम ये माने कि घटना सिर्फ एक समुदाय विशेष के द्वारा की गई घटना है, और जिस तरीके से प्रशासन इनसे निपटने की कोशिश कर रहा है, क्या आप इसको सही मानते हैं? आशुतोष जी, बहुत उम्दा सवाल आपने किया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी किया कम है, लेकिन जितनी बार भी हम किसी भी घटना को किसी समुदाय से जोड़ के देखते हैं, हम आत्मघात करते हैं। मैं बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। यह संदेश भी नहीं जाना चाहिए कि कोई अपराध किसी समुदाय से जुड़ा हुआ है, चाहे मुरादाबाद इंदौर की घटना हो, चाहे तबलीगी जमात की हो। आप जो अपराधी है, अपराधी की केवल बात कीजिए। जात और बिरादरी से जितनी बार हम बात करते हैं, क्या आईपीसी में किसी जात बिरादरी के बारे में छूट या कोई कड़ी कार्रवाई का आदेश है? नहीं है। किसी भी कानून में, संविधान में, बल्कि संदेश और ये स्पष्ट दिया गया है कि कोई जात, मजहब या जातीयता का किसी तरह का कोई संपुट या कोई नया आयाम नहीं देना चाहिए। इससे परहेज करना चाहिए। जितनी बार भी हम ये दिखाते हैं, चाहे टीवी पे दिखाएं, समाचार पत्रों में, कि इस मोहल्ले में, अमुक लोगों के मोहल्ले में, वो मुझे लगता है जैसे किसी ने चाकू मार दिया। ये अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है, और इसके पहले हम लोगों के टाइम में प्रशिक्षण दिया जाता था कि इन चीजों से परहेज कीजिए, किसी की जात और मजहब के ऊपर इंगित तक किया करें। बट सिंह साहब, इसके साथ एक सवाल और भी है, क्या ये जायज है क्या कि जो डॉक्टर जो अपनी जान पर खेलकर, हेल्थ वर्कर जो जान पे खेलकर किसी कोरोना मरीज को पकड़ने के लिए जाता है या उनको संभालने के लिए जाता है, उनको समझाने के लिए जाता है, और उस पर इस तरीके से, बर्बर तरीके से हमला होता है, क्या जस्टिफाइड हो सकता है क्या कि भाई आप एक धर्म विशेष के हैं इसलिए ये गलत है? हरगिज नहीं। मैं तो पहले ही मैंने कहा, मेरा पहला वाक्य यही था। इस प्रकार की घटनाओं की जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम होगी, और जो सजा और जो उन्होंने कार्रवाई की है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। मैं तो उम्मीद करता था कि इसमें रासुका के अंतर्गत निरुद्धादेश और यूपी गैंगस्टर्स की धारा 1 के अंतर्गत चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका भी मैं पक्षधर हूं। जफर साहब, आपको क्या लगता है ये मुरादाबाद जैसी घटना क्यों होती है, इंदौर जैसी घटना क्यों होती है? वहां के लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि, या समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आपकी जान बचाने के लिए ये डॉक्टर आ रहे हैं और आप उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये दो जो घटना हुई,
इंदौर में हुई या जो अभी हाल में मुरादाबाद में हुई और मुरादाबाद में हुई और कई जगह पे हुई। लेकिन अगर आप हिसाब लगावें तो हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो ये सारी घटनाओं को अगर आप ले भी लो तो कोई प्रपोर्शन नहीं बैठता कि जिससे आप एक समुदाय या एक मजहब के लोगों को आप उसमें कठेरे में रखें। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए एक आदमी भी हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो बहुत बड़ा गुनाह का मुर्तकिब है। और अगर वो मुसलमान है और अपने आप को मुसलमान कहता है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो धारा है उसमें जो सजा उसको होगी वो तो बहुत कम है। अगर ये लोग अगर किसी इस्लामी मुल्क में होते और इस्लामी सजा होती तो इनको पता चलता कि इस किस्म के घिनौनी हरकत करने का इस्लाम में क्या सजा है। और हम लोगों ने बिल्कुल खुलकर उसकी निंदा की है, उसके खिलाफ बोला है, उलमा बोले हैं और वो सब कुछ किया है। लेकिन आज एक अजीब किस्म की दुकान सजाई जा रही है। एक तरफ तो आप कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक तरफ कम्युनल वायरस भी फैल रहा है और वो जबरदस्त अंदाज में फैल रहा है। और आशुतोष जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहां पर जी कि ये कोरोना वायरस जो है ये हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो कम्युनल वायरस की जो दुकान सजाकर जो लोग बैठे हैं वो भी इस मुल्क के गद्दार हैं और इस मुल्क के दुश्मन हैं, जिस तरह से जो लोग कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। और अब देखिए क्या हो रहा है। मैं आपको एक 10 सेकंड में और बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो दुकान चलाई है जिन लोगों ने, अब इन्होंने कितना मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने हिंदुस्तान के 92, 85, 87, 2002 के फसाद देखे हैं मुसलमानों के साथ जो हुआ है, लेकिन अरब दुनिया हमेशा खामोश रही है। यूएई, सऊदी अरब खामोश रहा है। आज ये वबा सऊदी अरब में भी और यूएई में भी फैल गई। अगर आप ट्विटर उठाकर देखें और फेसबुक उठाकर देखें, वहां की रूलिंग फैमिली के लोग कभी भी एक लफ्ज नहीं बोले थे। आज वहां भी तो ये हिंदुस्तान के दुश्मन जो कम्युनल वायरस की दुकान चलाई है, आज ये लोग 12 मिलियन 15 मिलियन जो हिंदुस्तानी मिडिल ईस्ट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही खतरनाक किस्म का जुर्म कर रहे हैं। और अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये ऐसी फैलेगी कि आप 5 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं ना मुल्क की, ये सारी धरा के धरा रह जाएगा। जफर साहब एक चीज मैं आलोक जोशी के पास जाऊं उसके पहले मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये सच नहीं है कि हमला तो किया गया, और अगर हमला किया गया तो उस हमले के पीछे की कोई तो मानसिकता होगी, क्यों ये हमला हुआ, और क्या जो तबलीगी जमात ने किया क्या वो जस्टिफाइड है किसी एंगल से। और ऐसा लगता है जैसे कि जमात उलेमा हिंद के वो हैं सर्वे सर्वा अरशद मदनी साहब, वो तबलीगी जमात को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और कैसे कोई मौलाना ये कह सकता है कि ये इस्लाम पे हमला है, एक साजिश है। तो इस्लाम या मुसलमान को भी तो अंदर झांक कर इस पर बात करनी पड़ेगी कि क्यों तबलीगी जमात के साथ लोग खड़े हो जाते हैं और क्यों उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये कोई षड्यंत्र नहीं है बल्कि ये अपनी जान बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा और आप नहीं करते हो। देखिए आशुतोष जी, अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों में टीवी और अखबारों में जो मेरा रोल है, मैं वो हूं कि जिसका तबलीग जमात से बचपन से ताल्लुक रहा है। मौलाना साद साहब से बचपन से मेरा ताल्लुक रहा है और अब तक है, और मैंने उनकी कड़ी निंदा की है। उसके बावजूद उनके साथ बैठकर कि आप जो कर रहे हैं आपने बहुत गलत किया, मैं उससे भी पीछे जाना चाहता हूं। आपको शायद पता नहीं होगा कि मैंने और अभी जो है तबलीग जमात में 2 ग्रुप है, एक मौलाना साद साहब जिसके सरबराह हैं और एक मौलाना इब्राहिम देवला और मौलाना अहमद लाट हैं। और आज की तारीख में वो तबलीग का जो ग्रुप है वो इनसे बहुत ज्यादा है। मैंने दोनों ग्रुप के लोगों को फरवरी के आखिर में और मार्च की शुरू में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो दुनिया से खबरें आ रही थी और जब मैंने स्कूल कॉलेज बंद होने की बात हो रही थी, तो मैंने इन लोगों से दोनों को ये कहा था कि देखिए आपका सारा प्रोग्राम जो है ये लोगों को जमा होना है आपके प्रोग्रामों में, और जो हालात चल रहे हैं दुनिया में, मेरी राय ये है, नाकिस राय है कि अभी आप अपने सारे प्रोग्राम जो हैं ये मौकूफ कर दें।
मौलाना इब्राहिम देवला और मौलाना लाट, इन लोगों का हेडक्वार्टर और इनका मरकज यहाँ बंबई में, न्यू बॉम्बे में है। इन्होंने 6 मार्च को अपनी शूरा को बुलाया, यानी इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें 12-13 लोग हैं, और उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम 6 मार्च को मौकूफ कर दिए, सस्पेंड कर दी। यहां तक कि जो जमातें इनकी निकलती थी उन जमातों पर भी इन्होंने रोक लगा दी कि अभी हम इसको नहीं करेंगे। यही बात मौलाना साद साहब को भी कही थी, और मैंने तो मौलाना साद साहब, ये सारा हो गया उसके बाद मौलाना साद साहब को फोन किया, लेकिन वो फोन पे नहीं आए। उनके बेटों को, उनके जो लेफ्टिनेंट हैं, उनको ये कहा कि देखिए एक गलती मौलाना साद साहब से हुई है, अब ये मौलाना साद साहब का सामने ना आना, ये आप एक बहुत और बड़ी गलती करते हैं। आपका सामने आना और आप लोगों को हिदायत देने का ये वक्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जिसको मैं ये कह रहा हूं, ये जो वारदात आपने बताई मुरादाबाद में या जो इंदौर में हुई, ये मजहबी जहालत है, और मजहबी जहालत जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। ये जिम्मेदारी मुरादाबाद और वहां के लोगों की होती कि वो जाकर इनको समझाते कि भाई ये डॉक्टर हैं, आपकी खिदमत के लिए हैं, ये आपको मौत के मुंह से निकालने आए हैं, ये पुलिस आपकी हिफाजत में है। तो इसका जितना आप कंडेम करें वो कम है, और हमने किया है, ये बहुत गलत है, और इसकी कोई किसी कीमत पर भी इसको डिफेंड करने का कोई जवाज कहीं पर भी नहीं। जफर साहब, आपने अपनी बात रखी और आपने कंडेम किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आलोक, जो ऐसा कोई वाकया जब होता है, जैसे उस दिन बांद्रा का मामला आया, और उसके साथ आपने देखा कि किस तरीके से संघ से जुड़े हुए लोग और कुछ बीजेपी से जुड़े हुए लोग, दूसरे और संगठनों के लोग, उन्होंने, और इसमें एक टीवी चैनल के एक बड़े मालिक जो इस देश बड़े पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई देखो वहां तो एक मस्जिद थी, अब किसी ने चेक नहीं किया, गिरफ्तार होने वाला आदमी एक विनय दुबे नाम का है, उसका मुसलमान इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बांद्रा की घटना को भी एक साजिश बता के मस्जिद से जोड़ने का प्रयास किया गया। ये क्या है आलोक? इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? क्या ये महज सिर्फ एक घटना है, या समाज के अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी वजह से हर चीज को एक खास दिशा में जोड़ा जाता है? हाँ, ये सवाल सही है आशुतोष, और बांद्रा की घटना पर जाऊं उससे पहले मैं ये बात कहना जरूरी है, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि जो मुरादाबाद में हुआ, जो इंदौर में हुआ, जो बेगूसराय में हुआ, ऐसे 4-5 शहरों से अलग अलग ऐसी खबरें हैं, वो निहायत शर्मनाक है उन लोगों के खिलाफ, जैसा विक्रम सिंह साहब ने कहा या जफर सरेशवाला ने कहा। जफर सरेशवाला ने तो बहुत साफ साफ बात कही कि अगर आप किसी इस्लामी मुल्क में होते तो आपको समझ में आ जाता कि आपको क्या सजा मिलने वाली है ऐसी हरकतों के लिए। और पुलिस एक्ट के हिसाब से भी यूपी गैंगस्टर एक्ट के वो नियम इन पे नहीं लगाए गए हैं जिनसे इनको और कड़ी सजा मिल सके। हालांकि मुझे लगता है जैसे ही पता चलेगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, तो वो तुरंत इस सलाह पे अमल करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो सवाल आप मूल पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और किसके, तो कोई, देखिए इसके पीछे खुराफात हो सकती है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। खुराफाती लोग सब तरफ घूम रहे हैं और वो मौका देखते हैं, ऐसे मौके पर भी वो बाज नहीं आते हैं। इस बात में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि दुनिया एक बड़ी बीमारी से, मुसीबत से लड़ रही है, इस वक्त हम समझदारी से काम लें। उनका तो यह जो मौका मिले उसमें अपनी खुराफात कर लो। तो ऐसे खुराफाती मुसलमानों में भी हैं और ऐसे खुराफाती मुसलमानों के विरोधी भी हैं। मैं हिंदुओं में है नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के अंदर खुराफाती हैं, और एंटी मुस्लिम जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं वो भी खुराफाती हैं। आप उन्हें हिंदू मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर भी एक बड़ा डिबेट हो सकता है। जैसे तमाम मुसलमान लोग कहते हैं ऐसा करने वाला सच्चा मुसलमान नहीं है। तो हिंदू धर्म तो इस किसी परिभाषा से धर्म होता नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर या मुसलमानों को जाहिल, बदमाश, खुराफाती साबित करने के नाम पे जो लोग नैरेटिव चला रहे हैं, उनको हथियार मिल जाते हैं ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से। अब छोटी भी मैंने कह दिया तो इस पर भी सवाल उठेंगे। और आशुतोष आप ध्यान दें, जब मैं यहाँ अभी आप ये वीडियो लगाएंगे satyhindi.com पे लगेगा, या मैं अपने YouTube चैनल वन आलोक जोशी पर कोई वीडियो लगाता हूँ, उसके नीचे जिस तरह के कमेंट्स आते हैं उनको देख के समझ में आता है कि दरअसल ये कितनी खतरनाक नफरत की खेती हो चुकी है इस देश में, कितना जहर बोया जा रहा है।
और दोनों तरफ से ऐसा कोई, मैं नहीं कहूंगा किसी एक को क्लीन चिट दे दूं, जिसने नहीं किया। दोनों तरफ के खुराफाती हैं। दिक्कत और परेशानी की बात, तकलीफ की बात यह आशुतोष कि हमारे यहाँ जिसको हम साइलेंट मेजॉरिटी बोला करते थे बहुत लंबे समय तक, कि बहुत साइलेंट मेजॉरिटी चुप रहती है, इसलिए खुराफाती लोग प्रोमिनेंस में आते हैं। अब उस साइलेंट मेजॉरिटी में भी आपको ऐसे लोगों का अनुमोदन करने वाले स्वर बहुत सारे सुनाई पड़ने लगे हैं, जो कहते हैं हाँ बिल्कुल। आलोक जो बात कहे हैं, मैं दोबारा विक्रम सिंह जी के पास आऊंगा, ठाकुर साहब, सिंह साहब के पास। सिंह साहब, आपने कहा कि रसूख लगा देनी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगा देना चाहिए। मेरा आपसे थोड़ा मतभेद है। मेरा मानना यह है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रासुका लगाना, गैंगस्टर एक्ट लगाना, सीआरपीसी की सबसे कड़ी धारा लगाना हमारे ख्याल से जस्टिफाइड है। लेकिन क्या ये महज लॉ एंड ऑर्डर की का इश्यू है, या इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कुछ दूसरे तरीके प्रशासनों को या सरकारों को या पुलिस महकमे को लगाना चाहिए? क्योंकि आज आप एक जगह पे तो लॉ एंड ऑर्डर लगा देंगे, लेकिन जो मानसिकता वो कैसे होगा? एड ऑन करना चाहता हूँ विक्रम सिंह साहब के लिए, एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर इसी में कि आपने विक्रम सिंह साहब लंबे समय उत्तर प्रदेश की पुलिस चलाई है और आपने तमाम तरह के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ काम किया है। सवाल यह है कि अगर किसी इलाके का कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उसका अपने इलाके में इतना इकबाल नहीं होना चाहिए, उसकी इतनी ग्रिप नहीं होनी चाहिए, पकड़ नहीं होनी चाहिए अपने लोगों पे, कि वो निकल के जा सके और ऐसी हरकतें करने वालों को बिना किसी बल प्रयोग के भी समझा सके? मैं सजा के खिलाफ नहीं हूं, जैसे आशुतोष कह रहे हैं, मेरा कोई इसमें दो राय नहीं है। जिसने घपला किया है, गड़बड़ी की है, अपराध किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन समाज एक तरह का अंकुश लगाता है ऐसे लोगों पर, ऐसी ताकतों पर, और इनको आइसोलेट करता है। क्या वो प्रक्रिया आपको लगता है कि रुक गई है, जिसकी वजह से अब सब कुछ सिर्फ पुलिस के हवाले हो गया है? मैं आलोक जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा सारगर्भित प्रश्न है। मैंने अपने जीवन काल और कैरियर में ऐसे ऐसे नेता देखे थे, और जब कभी ऐसी समस्या तब भी आती थी तो हम बाद में थाने, चौकी, फोर्स और पीएसी लेके जाते थे, पहले उन नेताओं के जाते थे। वो नेता ऐसे थे कि उनकी कुर्सी उन नेताओं से जानी जाती थी, वो कुर्सी से बहुत बड़े थे। एक बार बात की डीएम एसएसपी ने, डीआईजी कमिश्नर ने, उनका आप लोग घर जाइए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अगर 6 घंटे में हालात और भीड़ निपट जाए तो आप मुझे बताइएगा। और 6 घंटे की बात दूर है, उनकी एक अपील पे लोग अपने घरों चले गए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। आज जो नेता है, अगर वो जाएगा तो वो भी लिंच हो जाएगा, क्योंकि वो कुर्सी से बहुत छोटा है वो नेता, उसका वो कद नहीं है जितने कद्दावर नेता मैंने देखे थे। तो यहाँ पर वो प्रश्न जो है, पहले तो इतना कद्दावर नेता होना चाहिए, जफर साहब कहीं चले जाएं, एक बयान दे दें, उससे भीड़ तितर बितर हो, कोई इसमें गुरेज नहीं है। लेकिन आज का नेता जाए तो उसको हम ही को बचाना पड़ेगा, पहले नेताजी को सुरक्षित अपने घर पहुंचा दो, नहीं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि ये कानून पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कॉप किलर, हमारे यहाँ मजाहमत कहते हैं, अगर थाने पर हमला किया या पुलिस वाले को मारा तो पूरी ताकत डायरेक्ट पुलिस से लेके चौकीदार ग्राम तक ये भूत की तरह पीछे पड़ जाएगा और मिट्टी में मिला देगा। अब ये हमारे डीएनए में शायद ये आ चुका है कि ये हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारे अफसरान के ऊपर, हमारे कर्मचारी के ऊपर कोई हाथ उठाए। बहुत पहले की बात थी कि मथुरा सिंह आईसी थे मेरठ के, और विंगफील्ड आईपी अंग्रेज एसपी थे। एक सिपाही को पीट दिया किसी ने ऐसे ये पत्थर, वो दोनों गए वहां हाथी लेकर के गांव को, हालांकि बिल्कुल गलत था, हाथी से रौंदवा दिया, और गांव आज भी कहते हैं ला चिरागी है, आज तक वहां पर कोई बसा वसा नहीं, आज तक। वो गलत था, वो सामंती थे। लेकिन एक नसीहत देने की जो बात आती है आशुतोष जी की, आशुतोष जी के प्रश्न के दो पहलू, एक दार्शनिकता का कि क्या हम कानून से ही कर सकते हैं, मैं समझता हूं नहीं कर सकते हैं। कानून एक बहुत छोटा अंश है, जहन सानी करने, जफर साहब इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन हमारा दार्शनिकता नहीं है, कानून का अनुपालन करना कराना है। आशुतोष जी और आलोक जी जरा गौर फरमाएं, रोज शाम को जब आप कोई टीवी चैनल खोलें जी, तो हर बिरादरी के धर्मगुरु जैसे लगता है ब्यूटी पार्लर से साज सज्जा करके आए हैं। वो हमारे समाज में स्लो पॉइजन नहीं पहुंचा रहे हैं, लोगों को एहसास नहीं करा रहे हैं आप इस बिरादरी के हैं और आप उस बिरादरी के हैं। और दुर्भाग्य इस बात का कि जो वाकई जानकार हैं शास्त्रों के, कुरान पाक के, सीरतुल नबी के, खुतबा हिज्जतुल विदा के, उनमें किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैं नॉन मुस्लिम होते हुए भी मैं कह सकता हूं इस्लाम की ज्यादा जानकारी मुझ में है, बनिस्बत इससे कि ये फुटपाथिया मौलाना जो आ जाते हैं, जो शास्त्री जी लोग आते हैं, जो महामंडलेश्वर आते हैं, उनको जानकारी नहीं। लेकिन जहर फैलाने में इनका बड़ा अहम योगदान है।
पूरे समाज में जो स्लो पॉइजनिंग हो रही है, आप 10 दिन यही परोसेंगे, 15वें दिन तो आपके सामने समस्या आनी ही आनी। इसके ऊपर भी चिंतन करें। हम लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करना कर दे बंद, बहुत हो गया है। बिल्कुल सिंह साहब, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि हिंदू मुसलमान की बातें करना बंद कर दे, लेकिन दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी कह लें इसको, कि आज की तारीख में आप ये एक ऐसा सवाल है जिसको आपको हेड ऑन लेना ही पड़ेगा, आपको आंख डालकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या अब छोटी समस्या नहीं रही, ये समस्या बड़ी होगी। मैंने तो सवाल आपसे पूछा था, उसका आपने जवाब दिया, लेकिन मैं, क्योंकि आज मैं अपने एक मुस्लिम मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ये बताओ कि अगर तबलीगी जमात के नाम पर अगर मुझे सुबह शाम अगर मुझे ताने दिए जाएंगे और ये मुझे ये बताया जाएगा कि मेरा बच्चा अगर सब्जी खरीदने जाएगा तो उसको सब्जी नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुसलमान है, मैं दूध खरीदने जाऊंगा मुझे दूध वाला दूध तो दे देगा, लेकिन हिकारत की नजर देखेगा कि ये तो कोरोना फैलाने वाले लोग हैं, तो फिर मेरे सब्र की भी एक सीमा है और वो सब्र की सीमा टूटेगी और उसके बाद वो किस फॉर्म में लेगी मुझे नहीं मालूम। तो मैं क्या करूं उसके लिए? मेरा सवाल ये कि अगर कल ऐसा आदमी अगर हिंसा करता है तो जरूर जाहिर से कानून पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन क्या ये समस्या का तात्कालिक समाधान होगा या समस्या को हमको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भर के उस समाज के अंदर जो आज जहर भरा जा रहा उसको हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए? इसलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप और इस सवाल को अगर थोड़ा जवाब दें तो बेहतर होगा, फिर मैं जफर साहब के पास जाऊंगा। मैं आपके सवाल का 2 लतीफों से जवाब दूंगा, केवल 30 सेकंड लूंगा। मैं मुसलमानों का बड़ी आस्था, बड़ा प्रेम है, बड़ा एतबार है मेरे ऊपर। मेरे पास दूर दूर से मिडिल ईस्ट से फोन आते हैं, ये बताइए सर कि आपके ऊपर हम बड़ा एतबार करते हैं, हम लोगों का क्या मुस्तकबिल है? हमका मुस्तकबिल आपका सेफ है, आप अपने बाप के में किसी की कोई एहसान नहीं कर रहा है आपके ऊपर, पूरे हक और हुकूक साथ आप अपने वालिदैन के घर में हैं, किसी की कोई मोहताजी आपकी नहीं है। एक चीज ये दिल से, लेकिन जो आपने बताया कि दिल में एक गोशा शक का है जो कि दूर करने की जरूरत है। नव्वर राणा ने कहा था कि हम 80 करोड़ हिंदुओं की हिफाजत में हैं, हम उनकी अमानत है, हमसे ज्यादा महफूज कोई नहीं है। क्या हमसे कोई चूक हो गई है? ये बात 91 की है, क्या उसमें कोई चूक हो गई, कोई कमी आई है? पूछने वाली बात है। और बहुत पहले जब पार्टीशन हुआ था, देवरहा बाबा से एक नवाब साहब गए कि बाबा हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उनका पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? देवरहा बाबा जिनके ऊपर सारा बीजेपी का मूवमेंट, विश्व हिंदू परिषद जनसंघ चला, उनका बच्चा मैं भी तो मुसलमान हूँ। बाबा ने कहा मैं भी तो मुसलमान हूँ। उनका आप कैसे मुसलमान है? उनका जो मुसलसल ईमानदार है और हर मुसलमान नहीं समझता वो भी मुसलमान। तो आपको ये खुद सोचना होगा कि अपने कॉन्डक्ट, अपनी बात, अपनी जहनियत से कोई बात आने न दें कि आपके दिल में किसी तरह की कोई नफरत हो, किसी तरह की कोई हिकारत हो। ये सब बातें अगर आती, अच्छा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं बातें कुछ भी कर लूं, लेकिन अगर मेरे एक्शन से मैं एसएसपी हूं और मेरे यहाँ पे 40 थाने हैं और मैं एक भी मुस्लिम को अगर इंस्पेक्टर न बनाऊं, मैं डिप्टी एसपी अगर हमारे हैं, मैं किसी को इंपॉर्टेंट चार्ज मुस्लिम ऑफिसर को न दूं, इंपॉर्टेंट तफ्तीशे में मुस्लिम को न, तो कॉन्टेक्ट तो मेरा साफ है, मैं कुछ भी बातें करता रहा हूं। इसी तरीके से हमारा कॉन्टेक्ट दिखाता है कि हम कहाँ हैं। तो इसका जवाब आपने यही कहा, एक समग्र होना चाहिए। जैसे आपने हर ऑफिसर के कैरेक्टर रोल में एक जुमला आप लिखते हैं कि हिज कॉन्डक्ट टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वाज सैटिस्फैक्टरी, तो उसमें एक जुमला और ऐड करें, हिज कॉन्डक्ट टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज was up to the mark, satisfactory और unsatisfactory, ये भी एक देने की जरूरत है। अब समय आ गया है। ओके, जफर साहब, जो सवाल मैंने सिंह साहब से पूछा था, सिंह साहब ने उसका बड़ा माकूल जवाब दिया है, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई बच्चा बाहर जाए, सब्जी वाले से कहा जाए भाई तुम यहाँ सब्जी मत बेचो क्योंकि तुम मुसलमान हो, कैसे रिएक्ट करेंगे आप? और फिर पूरी सोसाइटी इसको कैसे रिएक्ट करेगी? अगर शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा हो और उसको देशद्रोही बताने की कोशिश की जाए, एक मुसलमान होने के नाते कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, मैंने ये सब बहुत देखा है, इसलिए कि सबसे पहला राइट मैंने अपनी जिंदगी में, मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था और 85 गुजरात में हुआ सबसे पहले। उसके बाद 87 का राइट देखा, 90 देखा, 92 देखा, 2002 देखा। और ये आज जो, ये इसलिए मेरे लिए सब नया नहीं है। उस जमाने में मुझे बिल्कुल याद है कि 85 का जैसे राइट खत्म हो गया था तो उसको पत्रिका कहते थे, पैम्फलेट निकलते थे कि भाई अहमदाबाद में ढालगरवाड़ एक मुसलमानों की कपड़े की दुकान है जहां 800 मुसलमानों की दुकान है और 95% उनके ग्राहक जो है हिंदू औरतें हुआ करती। तो निकल के ढालगरवाड़ से कपड़ा मत लो। और बेचारा बाटा हमेशा आ जाता था, वो VHP को लगता था बाटा मुसलमान की है तो बाटा से जूते मत खरीदो। और ये पत्रिकाएं शहर की जगह जगह लगती थी, मैंने देखी है और ये हमने इसको खूब देखा है। खाली फर्क इतना हो गया है कि इजहार करने का प्लेटफॉर्म आ गया है।
ट्विटर और फेसबुक और ये आपका व्हाट्सएप वगैरह आ गया है। तो जफर साहब इसको आप भी समस्या नहीं मानते आप? नहीं, मैं सुनिए, नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समस्या बहुत गंभीर है। मैं मुसलमानों की तरफ से क्या करना चाहिए वो कहना चाहता हूँ, और ये मेरा मैसेज मुसलमानों को है कि देखिए, तुम नफरत का जवाब मोहब्बत से दो। वो नफरत करेंगे, तुम मोहब्बत करो। वो ये करते रहेंगे, तुम रिएक्ट मत करो, ये होगा। और यहां मैं अब मुसलमानों को एक बात कहना चाहता हूं, दो बातें। एक जो मैंने मौलाना साद साहब को कही थी, और मैं आम मुसलमानों को कहता हूं। मौलाना साद साहब से बहुत बड़ी गलती क्या हो गई, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। तबलीग जमात जो है, आशुतोष प्लीज, मैं 10-15 सिर्फ 1 मिनट है सिर्फ इस वक्त। हाँ, मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट। देखिए, मुसलमान को मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी नेकी जो प्रॉफिट ने कही थी वो है मुहासिबा, यानी रात को सोने से पहले आदमी ये देखे कि आज दिन भर मैंने कौन सा नेक काम किया और कौन सा गलत काम किया। तो मुसलमान को अब ये आ गया है कि वो अपनी जिंदगी का मुहासिबा करे कि मेरे गलती कहां हुई, मेरे से चूक कहां हुई। अगर वो गलती और चूक, अगर मैं इसको ही नहीं समझूंगा तो मैं इलाज नहीं करूंगा। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि मुसलमान से गलती और चूक हुई है और उसका काम उसी को करना पड़ेगा। तो अब आपने कहा कि एक ही मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही चुकी है। हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो रहा है क्योंकि जूम का एक फॉर्मेट है वो अपने आप कैंसिल कर देता है। आलोक जी, 30 सेकंड के अंदर जो बातें जफर साहब हैं, क्या उसको मुस्लिम समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और क्या उस बात को समझकर हिंदू समाज अकोमोडेट करेगा? माफ कीजिए, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। दोनों के लिए एक ही लाइन है, अब न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। ये और ये, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। जो नहीं समझेंगे अब उनको मिटने की तैयारी करनी होगी। और जो हरकतें आपने बताई कि लोग कर रहे हैं, जैसे पत्थर मारने वालों के खिलाफ एक्शन होता है, वैसा ही एक्शन इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो आज की तारीख में इस परिस्थिति में समाज में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो हमारे सत्यहिंदी.com के तमाम दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उन्होंने जफर साहब की बात को भी सुना होगा, सिंह साहब की भी बात को सुना होगा, आलोक जोशी जी की बात को सुना होगा। ये वक्त मीन मेख निकालने का नहीं है, ये वक्त सबको मिलजुल समस्या लड़ने का है। हम हिंदू मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू मुसलमान बने रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान अगर बचा रहेगा अगर हम सब एक साथ मिलकर इस समस्या से लड़ेंगे और हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।